लाइव में आज हम बात करेंगे ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, क्योंकि आपको बताते चले कि सरकार की तरफ से एक नोटिफाई जरूर किया गया है कि ट्रांसफर पॉलिसी पर काम होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी पर किस तरह से काम हो रहा है और कैसे होगा, पारदर्शिता को लेकर किस तरह से काम होगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरप्लस स्टाफ किस तरह से बताया गया कि शहरों के अंदर भारी तादाद में टीचर्स हैं, लेकिन दूर दराज के इलाके के अंदर जो रूरल एरियाज हैं वहां पर टीचरों की कमी है। और कुल मिलाकर आपने ये भी देखा कि किस तरह से एलजी प्रशासन की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान जरूर किया गया था कि एजुकेशन पॉलिसी को यहां पर लगाया जाएगा और उसी के बिहाफ पे काम भी होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि एक यहां ये भी बात सामने रखी गई थी कि 10 बच्चों पर एक टीचर पढ़ाने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर हम गांव देहात की बात करें, दूर दराज के इलाकों की बात करें, तो वहां पर 100 बच्चों के ऊपर आप देखिए 4 टीचर जो है वो मौजूद थे और काफी तरीके से परेशानियां बच्चों को झेलनी भी पड़ रही थी। लेकिन इस बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो उस पर भी कई तरह के सवालिया निशान हैं। लेकिन अब आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि यहाँ अगर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक उम्दा कदम पहल जरूर की गई है कि नोटिफाई कर दिया गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया के तौर पर ही ट्रांसफर जो है वो की जाएगी और अपना टेन्योर पूरा करने के बाद आपको अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना पड़ेगा। इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर जो ये सरकार का फैसला है किस तरह से रंग लाएगा, कितना लाभदायक ये रहेगा, क्योंकि जो आरोप लगते रहे हैं क्या उन पर अब पूर्ण विराम लगेगा या नहीं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर टीचर फोरम की सूरत सिंह तूफानी। सर, आप ही से जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बात कही गई, क्या लगता है कि कितना लाभकारी ये होने वाला है? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का कि आप टीचर के कंसर्न को मौका देते हुए अपने चैनल पर समय दिया। तो जो मेक ट्रांसफर पॉलिसी जो है, इसके लिए कल ही गवर्नमेंट ने आरंभ निकाला है, उसमें आम टीचर को देकर बहुत सारी आशा बनी है कि हम पिछले कई सालों से एक ही जगह पे 10 से 2 के इलाकों में ड्यूटी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये कारगर साबित होगा अगर इसको ग्राउंड के ऊपर सही नीयत के साथ लागू किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी चॉइस की पोस्ट पे पिछले 10-15 सालों से बैठे हुए हैं। कितनी बार वहां पे ट्रांसफर होगी, कितनी बार वहां पे अदला बदली होगी, लेकिन कुछ लेकिन सूरज जी, उस वक्त तो वहां पर ये आरोप लगते रहे कि आला अधिकारियों के साथ जान पहचान थी, रसूखदार लोगों के साथ जान पहचान थी, राजनीतिक जो यहाँ पर आप देखिए एक मदद जरूर मिल रही थी, इस तरह के आरोप थे। क्या लगता है कि इस बार जो ऑनलाइन प्रक्रिया से ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी? उन रोकों में सच्चाई थी, इसीलिए वो जो ट्रांसफर पॉलिसी जो 2 बार एडी की हुई है, हमारी 2021 में 2022 में, एक बार 2019 में भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की टीचर्स की हुई थी, वो रद्द अमल में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि वहां पे जो इल्जाम लगते थे उनमें कुछ सच्चाई तो जरूर थी। अब हम चाहते हैं कि हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए आलोक कुमार जी, उन्होंने ये कदम उठाया है कि टीचर के साथ इंसाफ करना है, क्योंकि जस्टिस होगा अगर टीचर के साथ, तो टीचर खुशी से पोस्टिंग पे जाएगा। क्या लगता है जस्टिस किस तरह से होगा? क्योंकि आपने एक ऑर्डर तो जारी कर दिया, नोटिफाई कर दिया है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए किस तरह से काम करने की जरूरत थी? अभी ट्रांसपेरेंसी की बात हम करेंगे कि ये जो 5 जो बनाए गए हैं, इनको अगर तरीके से संजीदगी से काम किया जाएगा तो तब ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। जब फेवरेटिज्म खत्म होगा, जिन लोगों ने गलत सर्टिफिकेट बना के सिटी के अंदर पिछले 20-20 सालों से बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी अगर सिटी से बाहर निकाला जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी सामने आएगी। किन लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया, फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए हैं, बिना बीमारी के वो बीमारी शुरू करते हैं, बोर्ड में उनके मेडिकल बोर्ड करते बंदे होते हैं, डॉक्टर अपने होते हैं, तो सरकार ये नहीं कहती कि इनका हम जो मेडिकल का सर्टिफिकेट बना उसके वेरीफाई करें। सिक्योरिटी अगर किसी को 10% लोग ऐसे होंगे जिनका सिक्योरिटी इशू होता है, लेकिन स्कूलों में कौन सी सिक्योरिटी टिकट लगाई गई है कि किसी को जिंदगी को खतरा है तो स्कूल में आके सिक्योर हो जाएगा, वो भी जम्मू सिटी के। क्या रूरल के स्कूल में इतना खतरा है कि वहां तो कोई ऐसी वारदात नहीं होगी? तो उनको सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको गुरुकुल में जाना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, क्योंकि पिछले दिनों आरोप ये भी लग रहे थे कि टीचर हैं लेकिन काम जूनियर असिस्टेंट का कर रहे हैं, ड्राफ्ट्समैन का काम कर रहे हैं, किचन के अंदर काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है। टीचर जो बीएलओ का काम कर रहे हैं, जो इलेक्शन का काम कर रहे हैं, टीचर जो डिस्कशन का काम कर रहे हैं, टीचर तहसीलदार एसडीएम के ऑफिस में काम कर रहे हैं, टीचर स्कूल में क्लर्क का काम कर रहे हैं, टीचर मिड डे मील बना रहा है, टीचर डाक बना रहा है, टीचर जेटीओ दफ्तर में डाक पहुंचा रहा है, राशन बांट रहा है। तो ये सारी चीजें टीचर ही करेगा तो टीचर पढ़ाएगा कैसे?
हम मतलब कुल चाहते हैं कि मिलाकर ये जितने भी कहना है टीचर कि हैं, महज सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी से कुछ नहीं होने वाला है, चेक लगाने की जरूरत है कि क्या वाकई में जो टीचर की कुर्सी पर बैठना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो पढ़ा रहा है या नहीं, इस तरह से चेक लगाने की जरूरत है। क्योंकि नई शिक्षा नीति लाने की बात कही गई थी, लेकिन उस पर अगर टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी मैडम जुड़ने के मैं लिए। तो फिलहाल एक आपने बात देखा एक कि बात किस मैं तरह से यहाँ पर सूरज सिंह तूफानी जो है वो जुड़े हुए थे जम्मू कश्मीर फोरम की यहाँ पर टीचर हैं, और पूरी तरह से वो जानकारी साझा कर रहे थे कि किस तरह एक बड़ी नोटिफाई कर तो गई है, यहाँ पर एक बड़ा ऐलान जरूर कर दिया गया, लेकिन अब इस पर चेक लगाना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। और उससे भी बड़ा सवाल है जो टीचर तैनात हैं टीचर्स की पोस्ट पर, क्या वाकई में वो टीचर का काम कर रहे हैं या नहीं, इस पर चेक लगाना जरूर है। क्योंकि आप देखिए अभिभावकों की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ जाएंगे। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर सूरत हाल बने हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे मिशन यूथ की तरफ से। अगर बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि युवाओं को जो है रोजगार जो है मिल सके। पर वहीं बात करें अब मिशन यूथ की तरफ से एक नई स्कीम जो है वो भी लॉन्च की गई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है युवाओं की बात करें, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है, अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर कोई नए बिजनेस आइडिया के साथ अगर आप आते हैं शेयर करेंगे, तो उस आइडिया के लिए और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मिशन यूथ की तरफ से आपको लगभग 20 लाख की मदद जो है वो दी जा सकती है। हाल ही में अगर बात करें तो मिशन यूथ ने जो है ट्वीट करके ये जानकारी दी, स्कीम के बारे में बताया। इससे पहले भी अगर बात करें तो मुमकिन स्कीम भी चल रही है और कई इस तरह की स्कीम्स जो है मिशन यूथ की तरफ से चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे कहीं ना कहीं दूर जो है किया जा सके। इस स्कीम के बारे में अगर बात करें तो आपको बता दूं कि हाल ही में जो है ट्वीट करके मिशन यूथ ने इसकी जानकारी दी, जिसमें साफ तौर पर बताया कि तमाम युवाओं की बात करें 3 तरह के इसमें बिजनेसेस जो हैं बताए गए हैं कि अगर आप अपना कोई भी आइडिया लेकर आते हैं, और आइडिया होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप अपना आइडिया शेयर करेंगे, और अगर मिशन यूथ को लगेगा कि आपका आइडिया जो है वो सही है और उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो मिशन यूथ जो है इसमें आपकी मदद करेगा। और इसमें बताया जा रहा है कि 2 लाख की सब्सिडी भी आपको दी जाएगी और 20 लाख तक का लोन जो है उसका अप्रूवल भी जो आपको मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको मिशन यूथ के ऑफिस में जाकर अपना आइडिया जो है वो शेयर करना होगा। और इसमें बताया गया है कि 12th पास कोई भी बच्चा जो है वो आकर अपना आइडिया शेयर कर सकता है। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 40 जो है इसमें एज ग्रुप बताई हुई है कि कोई भी व्यक्ति आकर बिजनेस से रिलेटेड अपना आइडिया जो है वो शेयर कर सकता है। और 20 लाख तक की अगर बात करें तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मदद जो है वो मिशन यूथ की तरफ से दी जाएगी। अब इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले बताया गया है कि 12वीं पास जो है वो भी आकर अपना कोई भी आइडिया जो है वो शेयर कर सकता है। और 18 से लेकर 40 साल की उम्र जो है वो आयु का जो एज लिमिट है वो यहाँ पर रखा गया है। और 20 जिलों में बात करें जम्मू कश्मीर में तो 20 जिलों में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अपना आइडिया लेकर जो है बताया गया है कि निदेशक रोजगार के कार्यालय में जा सकता है और वहां पर जाकर अपना आइडिया जो है वो शेयर करेगा। और इसके लिए आप इसके साथ साथ आप ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है भर सकते हैं। मिशन यूथ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहां पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर सकते हैं। और इसमें बताया गया कि आपको 25% जो है 25% अगर बात करें तो इसमें महिलाओं को जो है वो रखा गया, उनके लिए रखा गया है कि आरक्षित वर्ग के लिए, ताकि वो महिलाओं को जो है मौका यहाँ पर दिया जा सके। अब इसमें बात करें तो ये साफ तौर पर बताया गया है कि 3 तरह के व्यवसाय जो है वो आप शुरू कर सकते हैं इसके अंडर, जिसमें सर्विस, उत्पादन और ट्रेडिंग जो है वो शामिल है। अगर सर्विस और उत्पादन की बात करें तो इन 2 ग्रुप में जो है आप सिर्फ अपना आइडिया जो है शेयर करेंगे और अगर आइडिया आपका अप्रूवल हो गया तो आपको बैंक की तरफ से मदद जो है वो दी जाएगी मिशन यूथ की हेल्प की से। और अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में आपको एक व्यक्ति ऐसा भी चाहिए जो आपकी गारंटी देगा और उसके बाद ही जो है आपको इसमें अप्रूवल जो है वो साफ तौर पर मिल पाएगा। वहीं अगर युवाओं की बात करें, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, तो मिशन यूथ लगातार इस पर काम कर रहा है और अलग अलग स्कीम्स जो है हमेशा लेकर आ रहा है। और दूर दराज की महिलाओं की बात करें तो उनको भी अपने छोटे छोटे बिजनेसेस किस तरह से सेटअप किए जाते हैं उसको लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो मिशन यूथ की तरफ से लगातार इस तरह की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो हैं वो भी लगातार शेयर की जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि दूर दराज के इलाकों में किस तरह से छोटे छोटे सेंटर्स बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, जहां उन्हें सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो अपना
खुद का बिजनेस जो है वो सेटअप करती हैं और आज कई इस तरह की महिलाएं हैं जो और आगे लोगों को रोजगार देने में जो है सफल हुई हैं। और इसी तरह का ये एक और नई स्कीम जो है मिशन यूथ की तरफ से लाई गई है और इसमें भी तमाम जितनी भी जम्मू कश्मीर की आवाम है उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपके पास कोई क्रिएटिव बिजनेस आइडिया है जो आप सेटअप करना चाहते हैं या फिर कोई ऑलरेडी आपके पास बिजनेस है, आप उसको एक बड़े लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो आप मिशन यूथ की इस स्कीम के तहत जो है वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी जानकारी आप मिशन यूथ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी वहां पर जाकर भर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अब बात करेंगे इंडिया की पहली वाटर मेट्रो की बात करेंगे, तो मेरी सहयोगी आत्या जो है पूरी जानकारी आपको देंगे। जिस तरीके से बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इंडिया जो डेवलपिंग अगर कंट्री की बात करें उसकी तरफ जो है इंडिया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से मेट्रो या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात की जाए, उसे भी बहाल कर दिया है। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी इसकी शुरुआत है वो हो सकती है। वहीं पर बात करेंगे जिस तरीके से कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोची केरला वहाँ पर पहुंचे थे और वहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की थी। और अगर हम बात करें कि अब जो है एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर मेट्रो जो कि लॉन्च होने वाला है, जो कि बताया जा रहा है सबसे पहला वाटर मेट्रो इंडिया में लॉन्च होगा और वो लॉन्च कोची में होगा। और ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया में जो कोई भी वाटर मेट्रो है वो लॉन्च होने जा रहा है। और वहीं पर इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का काफ़ी जो है बजट है वो भी हुआ है। और अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो साइज़ जो है बताया भी जा रहा है कि एशिया में सबसे लार्जेस्ट जो बोट है इसकी साइज़ के हिसाब से रहेगी। और ये अब जो है जल्दी लॉन्च है वो किया जाएगा। सारी तैयारियाँ जो है वो भी कर दी गई हैं और काफ़ी फेजेज़ में इसे लॉन्च किया जाएगा। पहली फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसे लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। जहां पर अगर बात की जाए कि जिस तरीके से जो वाटर मेट्रो है पहली बार इंडिया में होने वाला है। अगर हम बात करें कि पहले भी जो बोट है वो चलती थी, लेकिन इसे मेट्रो का नाम क्यों दिया गया है, सारी जानकारी जो है मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। जहां सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरीके से अगर केरला कोची की बात की जाए, वहां पर जो मेट्रो है वो 2017 में शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है काफ़ी वहां से तैयारियां शुरू कर दी थी कि अब केरला में जो मेट्रो है वाटर मेट्रो है उसे भी लॉन्च करने की बात उस टाइम पे की गई थी। और ये जो है प्रोजेक्ट जर्मन फंडिंग एजेंसी ने शुरू किया है, यानी कि उसने इस प्रोजेक्ट में हेल्प की है। इस वाटर मेट्रो की बात की जाए, यहाँ पर मेट्रो का नाम इसलिए दिया गया है, जितने भी मेट्रो स्टेशन है कोची केरला की बात की जाए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और इसकी शुरुआत भी वही करेंगे। और जो शेप है बोट की आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, मेट्रो ट्रेन जिस तरीके से होती है उसी तरीके से इसकी शेप है वो दी गई है। और स्पीड की बात करें, काफ़ी स्पीड जो है इसमें होने वाली है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बेस पे इसे बनाया जाएगा और हाइब्रिड होगी और जो बैटरी पावर्ड बोट है वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो एयर कंडीशनर है वो भी इस कैबिनेट में देखने को मिलेगा। वहाँ पर पहले भी केरला की बात की जाए जहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे काफ़ी पाई जाती हैं और बोट्स को भी पहले जो बोट्स थे वो उन्हें चलाया गया था, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो पुरानी बोट्स है अभी बहाल नहीं हुई है। कुछ लोग जो है काफ़ी ट्रैवल बोट्स में नहीं करते थे, जहाँ पर पहले ये चीज़ देखने को मिलती थी। अब हर कोई वाटर बॉडीज़ की जितनी भी बोट्स होती हैं उन्हें अवॉइड ही करता है, लेकिन अब फिर से एक वाटर मेट्रो को शुरू किया जाएगा, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिर से जो अगर हम बात करें शिप्स की उसका इस्तेमाल या बोट्स की उसका इस्तेमाल जो है वो होने वाला है। जिस तरीके से अगर हम शेप की बात करें, हालांकि इससे पहले मैंने आपको कहा कि इसकी मेट्रो की तरह शेप है इसीलिए इसे वाटर मेट्रो है वो कहा गया है। और जो केरला का मेट्रो ट्रेन है जो कंपनी है उसने ही इस प्रोजेक्ट को शुरुआत है वो की गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि 38 टर्मिनल्स है वो इस बोट पे होने वाले हैं और एंट्री एग्जिट भी होने वाला है और टिकट काउंटर भी होने वाला है। जिस तरीके से मेट्रो में जो फैसिलिटीज़ होती है ट्रेन की बात की जाए उसी तरीके की फैसिलिटीज़ इस बोट में होने वाली है। जिस तरीके से अनाउंसमेंट जो मेट्रो में की जाती है इंग्लिश में हिंदी में, उसी तरीके से इस बोट पे भी अनाउंसमेंट है वो की जाएगी। और ये जितने भी 10 आइलैंड्स है वहाँ कनेक्ट होने वाली है। और उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 70 से ज़्यादा जो बोट है वो होने वाली है। और उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो 70 किलोमीटर तक ये ट्रेन जो है वो सफ़र करने वाली है। और
इस काफ़ी खासियत जो है, काफ़ी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की मदद से इस ट्रेन को बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो पोल्यूशन भी काफ़ी कम होगा और नॉइज़ पोल्यूशन भी जो है इससे कम होने वाला है। जिस तरीके से अगर वेस्ट की बात करें, जो कि मोटर से वेस्ट चलता था, उसमें जिस तरीके से पोल्यूशन है वो देखने को मिलता है। अगर हम जितनी भी वाटर बॉडीज़ की बात करें, वहाँ पर जिस तरीके से पोल्यूशन है वो बढ़ गया है, क्योंकि पहले अगर पुरानी बोट्स की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर जो मोटर से चलती थी, जो वेस्ट था काफ़ी होता था, लेकिन इसमें जो वेस्ट है काफ़ी कम होगा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। और अगर मैं बजट की बात करूँ तो 7 करोड़ का बजट इस पे खर्च जो है वो होने वाला था। 2016 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। उस टाइम पे ये कहा था कि 7 करोड़ का जो बजट है वो खर्च होने वाला है, लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो अब जो है बताया जा रहा है कि 1136 करोड़ का जो बजट है वो इस पे लगने वाला है, यानी कि काफ़ी महंगा जो है ये होने वाला है। लेकिन इसके अलावा कैपेसिटी की बात करूँ तो 100 पैसेंजर की कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी प्राउड की बात है। इंडिया की बात की जाए या फिर एशिया की बात की जाए, इंडिया में जिस तरीके से पहली जो वाटर मेट्रो है वो शुरू होगी, और एशिया में बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया जाएगा। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर अगर बात की जाए जिस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल है जो कि गवर्नमेंट लैंड्स पे बने हुए हैं, वहीं पर बात की जाए तो उन पर ये कहा गया है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उन्हें जो है प्राइवेट स्कूल्स को 25% एडमिशन जो है गरीब तबके के लोगों को रखनी चाहिए। वहीं पर हमारे साथ हमारी सहयोगी पल्लवी जमवाल जो है आपको इस खबर के साथ रूबरू करवाएंगे। और वहीं पर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की गई और ये अमेंडमेंट 2002 में हुई, जिसमें कि आर्टिकल 21 सबसेक्शन ए को ऐड ऑन किया गया और कहा गया कि जो भी बच्चे जो गरीब तबके से हैं, यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनको एजुकेशन देना कंपलसरी है। और ये जो एजुकेशन दी जाएगी ये मुफ्त में दी जाएगी, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A था, इस वजह से इसे यहाँ पर लागू नहीं किया गया, यानी कि राइट टू एजुकेशन का जो बेनिफिट था वो वीकर सेक्शन को जम्मू कश्मीर में नहीं मिला। लेकिन वहीं पर अब अगर हम बात करते हैं तो अब जम्मू कश्मीर में राइट टू एजुकेशन का जो फायदा है वो अब बच्चों को मिलने जा रहा है, क्योंकि आपको ये बताएं कि राइट टू एजुकेशन 2009 में इस फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब पूरे भारत में जितने भी बच्चे हैं जो कि एक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, गरीब तबके से बिलोंग करते हैं और उन्हें उनके माँ बाप समर्थ नहीं है कि वो उन्हें पढ़ा सके, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उन्हें जो शिक्षा है वो दे सके, तो उसको लेकर अब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड्स पर बने हैं, यानी कि सरकारी जमीनों पर अगर प्राइवेट स्कूल्स बने हैं तो उनको जितने भी वीकर सेक्शन है उनका 25% तक का रिजर्वेशन देना होगा, यानी कि उनकी प्री स्कूल से लेकर क्लास फर्स्ट तक के जितने भी टोटल बच्चे हैं उसमें 25% बच्चे ऐसे होने चाहिए, 1/4 जो पॉपुलेशन है बच्चों की वो वैसी होनी चाहिए जो कि वीकर सेक्शन से बिलोंग करती है। और इसको ये जो ऑर्डर नया निकाला गया, इसको जो हवाला दिया गया है वो राइट टू एजुकेशन 2009 के हिसाब से दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 21 सबसेक्शन ए के हिसाब से, जिसमें कि कहा गया है कि हर एक बच्चा पढ़ाई के लिए उसे ये अधिकार है उसका, जिस तरीके से राइट टू वोट है वैसे ही राइट टू एजुकेशन भी है। और 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी इस फंडामेंटल राइट के तहत, इस कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के तहत, इस क्लॉज के तहत। और वैसा ही अब कुछ देखने को भी मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जो सीईओज हैं उन्हें कह दिया गया है कि उनके एरियाज में लिस्ट बनाई जाए कि कौन कौन से प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट लैंड पर बने हैं, इसके तहत एक प्रॉपर लिस्ट बनाना जरूरी है। और उस लिस्ट में जितने भी स्कूल्स आएंगे उन स्कूल्स को कहा जाएगा कि वो पब्लिसाइज करें कि उनकी एडमिशंस खुलने वाली हैं और 25% तक का जो रिजर्वेशन है वो वीकर सेक्शन के लिए रहेगा। और ये भी कहा गया है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का एक नॉन एडेड ड्यूटी है कि वो उन बच्चों को पढ़ाएं जिनके पेरेंट्स उन्हें नहीं पढ़ा पाएंगे और उन्हें फ्री एजुकेशन दें, यानी कि किसी तरीके की भी कोई फी जो है वो उन बच्चों से चार्ज नहीं की जाएगी।
इसके बारे में और जानकारी आपको ये दें कि जितने भी स्कूल्स हैं उनके जो कैचमेंट एरियाज हैं, उन कैचमेंट एरियाज के जितने बच्चे हैं वहाँ पर, जो कि 6 साल से लेकर 14 साल तक जिनका एज ग्रुप में वो फॉल करते हैं, उन्हें एडमिशन्स देनी है। और एडमिशन्स जो है वो प्री स्कूल से लेकर क्लास 1 तक जो है वो एडमिशन्स देनी है उन बच्चों को, और उन्हें मुफ्त में शिक्षा देना प्राइवेट स्कूल्स का अब ये उनके लिए एक जिम्मेदारी भी है और अब ये बच्चों का एक राइट भी है, यानी कि उनका एक हक भी है। उसी के साथ ये कहा गया है कि प्रॉपर एडमिशन पब्लिसाइज की जाएगी, यानी कि जिस तरीके से एडमिशन्स की पब्लिकेशंस निकलती हैं उसी तरीके से इस रिजर्वेशन एडमिशन की भी एक पब्लिकेशंस निकलेंगी, जिसमें कि जो स्कूल्स हैं वो ये खुद बच्चों को कहेंगे कि वीकर सेक्शन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको आकर जो है वो एडमिशन लेनी है। अब वीकर सेक्शन के कौन कौन से बच्चे रहेंगे, यानी कि उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो जानना भी ज़रूरी है। वो पेरेंट्स जिनके पास बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं जो, या फिर जिनकी इनकम जो है वो बहुत कम है और बीपीएल के तहत वो इनकम आती है, उसको ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को जो एजुकेशन है वो प्राइवेट स्कूल्स में फ्री मिलेगी अगर वो एक प्रॉपर कैचमेंट एरिया में पढ़ते हैं, जिनकी लिस्ट को जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि कैचमेंट एरिया के हिसाब से वो जो स्कूल्स हैं, यानी कि प्रॉपर जो लिस्ट प्रिपेयर की गई है उस स्कूल के हिसाब से वो उस एरिया में वो प्राइवेट स्कूल है और वहां जाकर वो बच्चे जो है एडमिशन्स ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये बताएं कि जहां पर राइट टू एजुकेशन 2009 में आर्टिकल 21 सबसेक्शन ए को जारी किया गया था और उसमें 1 अप्रैल 2010 से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर के सिवाय, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस समय आर्टिकल 370 और 35A था। उस समय इस फंडामेंटल राइट को यहाँ के गवर्नमेंट ने एडॉप्ट नहीं किया और इसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अपना एक ऑटोनॉमस स्टेटस होने की वजह से गवर्नमेंट के पास पूरे राइट थे कि वो कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पर जारी कर सकते हैं और कौन सा वो एडॉप्ट नहीं कर सकते। उसी के साथ तहत अब जाकर न्यू एकेडमिक सेशन में जो है राइट टू एजुकेशन को अब एडॉप्ट किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट लैंड पर बने हैं और गवर्नमेंट लैंड पर चाहे वो लीज कॉन्ट्रैक्ट पे बने हैं या रेंटल एग्रीमेंट पर बने हैं, उनको अब 25% तक का जो रिजर्वेशन है वो वीकर सेक्शन के बच्चों को देना जरूरी हो गया है। और इसको लेकर अब सीईओज लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन से स्कूल इसमें फॉल करेंगे, कितने स्कूल इसमें फॉल करेंगे, खासकर कैचमेंट एरिया की बात करें तो कौन कौन से कैचमेंट एरिया इसमें होंगे ये भी देखना होगा। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड, क्योंकि अभी आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, उसके साथ साथ बहुत से बदलाव हमें क्रिकेट में देखने को मिल रहे हैं। और इंडियन क्रिकेट में क्या कुछ बदलाव आए हैं, इसके लिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ साहिल केनी यहाँ पर जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स से क्या कुछ तमाम जानकारी आ रही है। जिस तरह क्रिकेट हमेशा खास ही रहता है और आप तक हम क्रिकेट की हर एक अपडेट जो है पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम अजिंक्य रहाणे की। जिस तरह की बेहतरीन फॉर्म से वो गुजर रहे हैं, जिस तरह बेहतरीन प्रदर्शन वो कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और उसी को देखते हुए जिस तरह जून में पहले हफ्ते में 7 जून को जो है खेला जाएगा WTC का फाइनल खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके लिए टीम अनाउंस हो गई है और उसमें अजिंक्य रहाणे की भी वापसी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। अजिंक्य रहाणे लगातार अच्छी फॉर्म से चल रहे थे और उसी को देखते हुए सिलेक्टर्स ने उनका चयन किया है और इंडियन क्रिकेट टीम में उनको शामिल किया है। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है और एक रिप्लेसमेंट चाहिए थी। सूर्य कुमार यादव इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, टेस्ट क्रिकेटर नहीं है और अजिंक्य रहाणे एक अच्छी बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे थे और जिसके लिए उनको टीम में शामिल किया गया है। ये एक अच्छी खबर है अजिंक्य रहाणे के लिए भी और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी, क्योंकि उनका हिस्सा बनने से इंडियन क्रिकेट टीम की जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और ये इंग्लैंड में खेला जाएगा 7 जून को, तो वहाँ की कंडीशंस जो हैं वो भी उनको फेवर करती हैं और काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं वो। ये अजिंक्य रहाणे के लिए भी अच्छी बात है, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी अच्छी बात है। और जिस तरह 2022 में लास्ट मैच खेला गया था अजिंक्य रहाणे की तरफ से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, टेस्ट मैच जो लास्ट था वो 2022 जनवरी में खेला गया था। उसके बाद अब ये 2023 में जून महीने में इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हैं और टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे। और हाल ही में 26 मार्च को बीसीसीआई ने उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट से भी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनसे भी निकाल दिया था, उनसे भी बाहर कर दिया गया था, पर अब इनको वापस बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया है, तो ये एक बड़ी बात है। और बात करते हैं आईपीएल के हवाले से। आईपीएल में जिस तरह से आज का मैच है, तो आज का मैच खेला जाएगा आरसीबी के बीच में और केकेआर के बीच में। आरसीबी हालांकि 8 पॉइंट्स आरसीबी के हैं और केकेआर के पॉइंट्स जो हैं वो अभी 6 पॉइंट्स हैं, 6 अंकों पर अभी केकेआर खड़ी है। और ये भी बात यहाँ पे सबसे बड़ी है कि आईपीएल इस वक्त तक आधा हो चुका है, हर एक टीम के 7 मैच
हो चुके हैं और 7 तेज हो पाया है, यानी कि जो पहले बैटिंग करता है उसके लिए ये जो पिच है ये काफ़ी फेवरेबल रहेगी और ये बैटिंग फेवरेबल रहती है हमेशा। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे इस मैच की और मुंबई के मैच की, जिस तरह मुंबई फेल हुई, उनकी बैटिंग ऑर्डर जो है फ्लॉप हुआ और उसमें बीच में एक नेहल वडेरा खिलाड़ी जो थे वो निकलकर सामने आए थे। नेहल वडेरा जो खिलाड़ी थे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, पंजाब की तरफ से वो खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट और मुंबई इंडियन ने अपने खेमे में शामिल किया। हालांकि उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस की पर उनका जो ग्राउंड पे एटीट्यूड देखा गया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सीनियर खिलाड़ी के साथ उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की और रन आउट उनको करवाया, खुद वहाँ पे बैटिंग क्रीज पे पहुँच के उनको क्रीज से बाहर निकाला और कहा कि आप वापस जाइए। उसके बाद अर्जुन तेंदुलकर आए बैटिंग करने के लिए, तब भी वो सिंगल लेने के लिए राज़ी नहीं थे। अर्जुन तेंदुलकर निकल पड़े अपनी क्रीज छोड़ के, फिर भी उन्होंने सिंगल लिया और उनके साथ भी वही इशारे करते हुए नजर आए। उनका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं था। ये तो कुछ बातें थी क्रिकेट के हवाले से। हमारे सहयोगियों ने अब तक बाकी खबरों से भी रूबरू करवाया और आज के न्यूज़ रूम में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।